हेलो एवरीवन। हम लोग आज न्यू क्वेश्चन सेशन सीरीज के साथ आए हैं। तो आप लोग पहले का जो जो क्वेश्चन सेशन सीरीज हुआ है, आई होप उन सबको आप देख लिया। वो जो क्वेश्चन ये हम लोग सीएसआर का जो रिसेंट एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम के रिलेटेड जो जो क्वेश्चन आए थे इवनिंग शिफ्ट या मॉर्निंग शिफ्ट पे, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यार। ठीक है। ऑलरेडी हमारा ये वाला सीरीज चल रहा है बहुत पहले से ही। आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड जो जो पुराना जो सीरीज है उसको एक बार देख लीजिए। ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अपकमिंग जो एग्जाम होगा सीएसआर का, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा कि सीएसआर का रिसेंट क्वेश्चन कैसे आता है और उसको कैसे एनालाइज करना होता है। उसके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए, ये सब समझने के लिए आप लोग पुराना वीडियो देख सकते हैं। और आज हम लोग न्यू सेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। इवनिंग शिफ्ट का जो पार्ट बी का क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट जो जो आज क्वेश्चन लेके आए हैं वो पार्ट बी का क्वेश्चन है। तो हम लोग धीरे धीरे से पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्वेश्चन क्या है, उसके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए वो हम लोग देखेंगे और कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। तो आप लोग बने रहिए और देखते रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सबसे सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले क्वेश्चन है आपका रानवे सिलेक्शन से। रानवे सिलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, इसके बेसिस पे ये वाला क्वेश्चन दिया है। तो मतलब मैं थोड़ा बेसिक बता देता हूँ, रानवे सिलेक्शन क्या होता है। रानवे सिलेक्शन एक मतलब नेचुरल सिलेक्शन का एक पार्ट होता है, जहाँ पे क्या होता है, सेक्सुअल जो सेकेंडरी कैरेक्टर है उसके प्रेफरेंस के ऊपर ये जो सिलेक्शन होता है इसको बोलते हैं रानवे सिलेक्शन। जैसे आप लोग पीकॉक का जो पीकॉक का एक एग्जांपल है जो रानवे सिलेक्शन के लिए होता है। पीकॉक का फीदर्स है, और एंटलर, डियर का एंटलर, ये सब सेक्सुअल सिलेक्शन जहाँ पे क्या होता है, मेल मेल स्पीसीज का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, या कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जिसके बेसिस पे फीमेल मेल को चूज करते हैं फॉर मेटिंग। फॉर मेटिंग पर्पस फीमेल मेल को चॉइस करता है कि आई शुड मेट विथ दिस मेल फॉर माई फ्यूचर जनरेशन। क्योंकि जब क्या होता है, कोई एक मेल के पास कुछ अच्छा कैरेक्टर होता है, जैसे डियर का एंटलर अगर अच्छा है तो फीमेल ये सोचता है कि ये एंटलर बनाना प्रोसेस एनर्जेटिक होता है, तो मतलब इस मेल के पास गुड जीन है जो हमारे बच्चे के लिए सर्वाइव के लिए अच्छा है, और वो गुड जीन हमारे प्रोजनी में भी आएगा। ठीक है। ये सब एडवांटेज को रखते हुए फीमेल क्या करता है, हमेशा उसी मेल को चूज करता है, उसी मेल को चॉइस करता है जो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके पास होता है। तो क्या होता है, बट कभी कभी क्या होता है, ये जो नेचुरल सिलेक्शन में ये जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे जो फीमेल चॉइस करता है मेल को, ये मीटिंग के लिए तो एडवांटेज देता है मेल को, बट कभी कभी क्या होता है और कोई सर्वाइविलिटी को कम करता है। ठीक है। बट मीटिंग के लिए ये एडवांटेज देता है। तो इसलिए वो नेचर में ये मतलब एग्जिस्ट करता है कि सर्वाइवबिलिटी के लिए कभी कभी ये उतना एडवांटेज नहीं देता है, बट कभी कभी मीटिंग के लिए एडवांटेज मिलता है मेल को। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि रानवे सिलेक्शन के लिए क्या होता है। रानवे सिलेक्शन में हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रानवे सिलेक्शन वाज proposed by the R.A. Fisher to explain the evolution of the extravagant extravagant secondary sexual character, जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। द मॉडल इज बेस्ड ऑन द exaggeration of the
in male and female choice for these exaggerated characters. Which one of the following statement is considered as a assumption of this model? तो यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं क्या क्या है assumption की exaggeration of the characters in males and females choosiness for exaggeration are both heritable मतलब फीमेल का जो कैरेक्टर्स है और मेल मेल जो उसको चूज करते हैं दोनों ही हेरिटेबल होता है अभी अब देखिए मेल के पास जो कैरेक्टर आए हैं वो ऑब्वियसली हेरिटेबल है जीन से आया है तो इसलिए मेल को वो कैरेक्टर मिला है अब बोला फीमेल जो चूज करते हैं वो भी हेरिटेबल होता है कि उसके पास वो चूज करने वाला जीन है इसलिए वो चूज करते हैं अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं नाइदर एग्जैगरेशन ऑफ द कैरेक्टर्स इन मेल नॉर फीमेल चूजिनेस फॉर एग्जैजरेशन आर हेरिटेबल यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों हेरिटेबल नहीं है कि मेल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी हेरिटेबल नहीं है और फीमेल के पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मतलब चूज करने का वो भी हेरिटेबल नहीं है ये आपका सेकंड स्टेटमेंट है ठीक है अब थर्ड स्टेटमेंट एक बार हम लोग देख लेंगे कि थर्ड स्टेटमेंट में क्या होता है तो इतना जो आप लोगों को अभी बताया गया है ये आप लोगों को समझ आया है कि क्या क्या बोल रहा है यहाँ पे है ना तो एक बार थर्ड स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि characters in male are heritable but female choosiness for exaggeration is not heritable यहाँ पे बोल रहे हैं मेल के पास वो जो कैरेक्टर्स आता है सेकेंडरी कैरेक्टर्स वो हेरिटेबल होता है बट फीमेल जो चूज करते हैं वो हेरिटेबल नहीं है जीन के पास वो जीन नहीं है उसके पास और फोर नंबर क्या है कि exaggeration of the character is in male is not heritable but female choosiness for exaggeration is heritable तो अगर सारा स्टेटमेंट एक बार देखा जाए तो इनमें से क्या होता है फर्स्ट नंबर जो स्टेटमेंट है वो सही है क्योंकि दोनों ही आपका हेरिटेबल होता है मेल के पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स आता है और फीमेल जो चूज करता है फीमेल का चूज करने के लिए भी वो जीन उसको प्रेफर करते हैं कि आप ये बार पर्टिकुलर मेल को मीटिंग के लिए चूज करो तो दोनों ही हेरिटेबल होता है तो यहाँ से क्या होता है फर्स्ट नंबर जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाता है ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं ये एक अच्छा क्वेश्चन है सबसे प्रोटीन का एक क्वेश्चन है अगर आप लोग ये समझ पाएंगे तो बहुत आसानी से 2 नंबर का एक क्वेश्चन है बहुत आसानी से 2 नंबर आप लोगों को मिल सकते हैं तो ये हम लोग पहले पढ़ लेते हैं क्या बोला है बोला और साथ में हम लोग करते जाएंगे कि क्या बोल रहा है और हम लोग साथ में करते भी जाएंगे कि क्या क्वेश्चन में बोला गया है तो सबसे पहले क्या बोला है कि एक प्रोटीन है जिसका मॉलिक्यूलर वेट आपका क्या है मॉलिक्यूलर वेट 160 है ना 160 किलो डाल्टन ठीक है हम्म, उसके बाद क्या बोला है द प्रोटीन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ ए डाइमर formed by 25 kilodalton protein connected by 2 disaccharide bond तो बोला है कि consist of a dimer मान के चलिए ये दोनों डाइमर है जो क्या है कनेक्टेड बाय 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड ये एक डाइसल्फाइड बॉन्ड ये डाइसल्फाइड बॉन्ड 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये कनेक्टेड है जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 25 और इसका भी 25 डाइमर है तो सेम सेम मॉलिक्यूलर वेट हुआ है उसके बाद क्या बोला है एंड थ्री अदर प्रोटीन्स ठीक है ऑफ 10 30 और 70 किलो डाल्टन तो और जो जो प्रोटीन है वो क्या क्या है 10 सॉरी 10 उसके बाद क्या बोला है 30 उसके बाद क्या बोला है 70 तो टोटल ये जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है ये आपका कितने का हो रहा है 160 का हो रहा है ना
जो बोल चुका है ऑलरेडी क्वेश्चन में, 25 कितना, 50 और 10, 60 और 30 और 70, तो 160 का पूरा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, तो ये हमारा ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। अब क्या बोला है इसको, इट वाज आइसोलेटेड एंड एनालाइज्ड ऑन द एचडीएस पेज। एचडीएस पेज में इसको एनालाइज करा किया गया विदाउट डीटीटी। डीटीटी काम का क्या है, डीटीटी, डीटीटी एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, रिड्यूसिंग एजेंट, एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे क्या बोला है, विदाउट डीटीटी, मतलब डीटीटी नहीं दिया गया है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, ये जो दो डाइसल्फाइड बॉन्ड था यहाँ पे, इसको ब्रेक करता है। तो क्या हुआ, यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड जो था, एस एस ऐसे ऐसे करके दो जो डाइसल्फाइड बॉन्ड था 25 और 25 के बीच में, है ना, तो ये ब्रेक नहीं हुआ क्योंकि विदाउट डीडीटी बोला गया है। In the gel loading die, which one of the following option would be represent the SDS page profile? तो क्या होगा, ये दोनों का एक कॉम्प्लेक्स जेल में मिलेगा, और इन तीनों का तो अंदर कोई डाइसल्फाइड बॉन्ड है नहीं, 10, 30 और 70 के बीच में, तो ये अलग अलग इनका बैंड मिलेगा। तो यहाँ से अगर ऑप्शन हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, कितना बैंड मिलेगा, इन दोनों का डाइसल्फाइड बॉन्ड है, तो इन दोनों का डाइसल्फाइड बॉन्ड एक साथ होगा क्योंकि डीटीटी है नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट है नहीं, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, तो इन दोनों का कॉम्प्लेक्स एक साथ रहेगा। तो एक 50 का बैंड मिलेगा, और तीनों का अलग अलग बैंड मिलेगा क्योंकि तीनों में आपस में कोई कनेक्शन है नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया। तो तीनों का 70, 10 और 30, तीनों का अलग अलग बैंड मिलेगा। तो यहाँ से इसका क्वेश्चन, इनका आंसर क्या हो जाता है, फास्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन आई होप आप लोगों को समझ आया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग इस कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत लोग मतलब उतना नोन नहीं है क्योंकि ये न्यू कॉन्सेप्ट लिया गया है। जनरली हम लोग फ्लावर डेवलपमेंट में एबीसीडी मॉडल पढ़ते हैं, बट ये वाला चीज हम लोग नहीं पढ़ते। इसको हम लोग इस बार सीएसआर क्या किया है, बहुत चालाकी से ये वाला क्वेश्चन दिया है। तो इसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। देखिए क्या बोला है, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन का कोई एक पर्टिकुलर जीन का लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन किया गया है। कौन कौन सा जीन, एक आपका साइक्लोडिया, एक क्या है, साइक्लोडिया, और एक जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीओआईसी बोलते हैं, और एक डाइकोटामा जिसको डिच बोलते हैं, वो डीआईसीएच विल, मतलब तो लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन किया गया है ये दोनों जीन को इन स्नैपड्रैगन। तो क्या हुआ यहाँ पे, कन्वर्सन ऑफ, तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं सबसे पहले, क्या है, conversion of bilaterally symmetrical flower to a radially symmetric flower। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड है कन्वर्शन ऑफ रेडियली सिमेट्रिकल फ्लावर टू ए बाइलेटरली सिमेट्रिकल फ्लावर। ठीक है, और थर्ड स्टेटमेंट क्या है, कन्वर्शन ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर टू ए मेल फ्लावर। और फोर्थ, कन्वर्शन ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर टू ए फीमेल फ्लावर। तो ये आपका चार ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन करने से पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं कि इसके पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, इसके पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उसको अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं, चलिए। तो सबसे पहले आप लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए कि फ्लावर फ्लावर क्या होता है, एक आपका, ये जनरली, ये जो आपका, ये जो फ्लावर दिया गया है, जिसको क्या, सॉरी, जो आपका स्नैपड्रैगन का जो फ्लावर होता है, ये इन नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है।
बाई लेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, बाई लेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। तो ये एक पहला इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल गया कि ये बायलैटरल सिमेट्रिकल होता है। अब सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या है? सेकेंड इंफॉर्मेशन ये है कि इसका बायलैटरल सिमेट्रिकल में मतलब मेंटेन करने के लिए कुछ कुछ जीन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कैसे काम करते हैं। ये अगर ऐसे फ्लावर मान के चले तो ये आपका डोर्सल साइड है और ये आपका वेंट्रल साइड है। ये दोनों लेटरल साइड है। ठीक है, ये दोनों लेटरल साइड है। ये आपका बायलैटरली सिमेट्रिकल फ्लावर का इमेज। अब ये पैटर्न को मेंटेन करने के लिए कुछ कुछ जीन रिस्पॉन्सिबल है। ये कैसे काम करते हैं देख लेते हैं कि जीन कैसे काम करते हैं। सबसे पहले दो जीन आते हैं, CYC जो और क्या है, डाइकोटोमा। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं डाइकोटोमा। इन दोनों जीन क्या करता है, इन दोनों जीन एक पर्टिकुलर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, ये पर्टिकुलर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का नाम है रेड। ठीक है, RAD। ये क्या करते हैं, डोर्सल एक्सिस को बनाने के लिए मदद करते हैं, डोर्सल। तो यहां से पता चला COIC जो जीन है ये और DICH डाइकोटोमा दोनों मिलके RAD को एक्टिवेट करते हैं। RAD डोर्सल एक्सिस को बनाने के लिए हेल्प करता है। अब RAD क्या करता है, एक पर्टिकुलर जीन को इन वेंट्रल साइड रिप्रेस करके रखते हैं। सॉरी, वेंट्रल साइड बोल रहे हो, एक पर्टिकुलर जीन को रिप्रेस करते हैं। कहाँ? पर्टिकुलर जीन का नाम है DIV। इस पर्टिकुलर जीन को रिप्रेस करके रखते हैं। ठीक है, डीप का काम है वेंट्रल साइड बनाना। ठीक है, वेंट्रल साइड बनाना। तो डीप इस वेंट्रल साइड में एक्सप्रेस होता है। तो डोर्सल साइड में क्या होता है, COIC और DICH डाइकोटोमा, ये दोनों जब एक्सप्रेस होता है, ये क्या करता है, रेड को एक्टिवेट करता है। रेड को एक्टिवेट करता है। रेड क्या करता है, डोर्सल साइड बनाते हैं। और वेंट्रल साइड में क्या होता है, रेड। वेंट्रल साइड में क्या होता है, वेंट्रल साइड में रेड आता नहीं है, क्योंकि वेंट्रल साइड में ये वाला साइकिल चलता नहीं है। तो डीप का एक्सप्रेशन होता है जो क्या करता है, डीप वेंट्रल साइड में एक्टिवेट होता है और वेंट्रल साइड बनाने के लिए मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये जीन सब रिस्पॉन्सिबल है ये जो बायलैटरल सिमेट्रिकल फ्लावर के लिए। तो अब क्वेश्चन में चले जाते हैं सीधे। क्वेश्चन क्या बोला है, तो दो जीन है, साइक्लोडिया और डाइकोटोमा। तो इन दोनों जीन का अगर लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा तो क्या होगा, जो आपका स्नैपड्रैगन फ्लावर बायलैटरल था वो क्या होगा, रेडियल रेडियली सिमेट्रिकल फ्लावर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेल और फीमेल कन्वर्सन का कोई स्टोरी है नहीं। आइदर वो बायलैटरली सिमेट्रिकल जो फ्लावर है वो क्या होगा, रेडियली सिमेट्रिकल फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए। उसके अगेंस्ट मैं रेफरेंस बुक से आपके लिए लगा दिया, ये आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं। ये PPT मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। हमारे एक टेलीग्राम चैनल है बोटानी वाइब्स नाम करके, उसमें हम लोग शेयर कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखिए ये कितना CSR में इजी क्वेश्चन दे दिया है। बहुत ये सब क्वेश्चन को कभी स्किप नहीं करना है, ये सब क्वेश्चन करके आना है और 2 नंबर लेके आना है। ठीक है, ये कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए ये एक ईस्ट स्ट्रेन है। ठीक है, जो जिसमें क्या हुआ है, कोई एक पर्टिकुलर जिनका म्यूटेशन की वजह से क्या हुआ है, ये म्यूटेशन दैट मेक्स इट ग्रोथ स्लोली। ठीक है, स्लोली ग्रोथ करते हैं। सही है, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो इन्वेस्टिगेशन रिवील्स दैट राइबोसोमल आरएनए लेवल हैव ड्रॉप्ड ड्रास्टिकली, है ना। तो ऐसा म्यूटेशन हुआ है जिसके वजह से क्या हुआ है, राइबोसोमल आरएनए का एक्सप्रेशन डिक्रीज हो गया। तो यहाँ से कौन सा आरएनए पॉलीमरेज म्यूटेशन है ये बात बताना होगा। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है, हम लोगों को पता है कुछ कुछ चीज। जैसे पॉल1 क्या करता है, पॉल1 आपका क्या करता है बोलिए, राइबोसोमल जो आरआरएनए है उसका सिंथेसिस करता है, ठीक है। जैसे राइबोसोमल आरआरएनए कौन कौन सा है जो सिंथेसिस करते हैं पॉल1, बताइए। 18S और 28S, 28S, 5.8S, ये सब जो राइबोसोमल आरएनए है ये सिंथेसाइज होता है। और पॉल2 क्या करते हैं, पॉल2 आप लोगों को पता ही होगा, पॉल2 एमआरआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। और क्या करते हैं, ये एसआईआरएनए और एमआरएनए, एमआई आरएनए, और बताइए एसएनआरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, जो क्या होता है आरएनए स्प्लाइसिंग के टाइम यूज होता है, ठीक है। तो ये सब सिंथेसाइज ट्रांसक्रिप्शन होता है बाय फॉल2। और फॉल3 क्या करता है, फॉल3 जनरली टीआरआरएनए का सिंथेसाइज करते हैं। और एक पर्टिकुलर आरआरएनए का सिंथेसाइज करता है जिसको बोलते हैं 5S आरआरएनए। बाकी सब राइबोसोमल आरएनए पॉल1 से सिंथेसाइज होता है, ठीक है। बट 5S आरएनए सिंथेसाइज्ड बाय पॉल3। तो यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में कि राइबोसोमल आरएनए का लेवल डिक्रीज हुआ, तो यहाँ से कौन सा पॉलीमरेज का आपका सिंथेसिस म्यूटेशन की वजह से ये हो रहा है, पॉल1। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि पॉल1 सिंथेसिस, पॉल1 है तो पॉल5 ऐसे पढ़ लेते हैं। बाकी पॉल5 क्या करते हैं, पॉल5 जनरली प्लांट में मिलता है, प्लांट का ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है, प्लांट ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग पढ़ लेंगे कि कौन कौन सा पॉल यूकैरियोटिक में पॉलीमरेज एंजाइम क्या क्या ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ओपेरन मॉडल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सबसे पहले, ठीक है। बोला है which one of the statement above the bacterial operon is incorrect। तो ओपेरॉन का कॉन्सेप्ट या पढ़ना होगा। क्या बोला है, ओपेरॉन कैन इनकोड मल्टीपल प्रोटीन्स विथ द लिंक्ड बायोलॉजिकल एक्टिविटी, है ये सही है। ओपेरॉन क्या करता है, ये एक प्रोटीन इनकोड करता है बहुत सारा जो एक पर्टिकुलर बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए मतलब लिंक्ड रहता है। जैसे लैक ओपेरॉन, जहाँ पे क्या होता है लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म के लिए एक्टिवेट होता है। तो वो पर्टिकुलर मल्टीपल प्रोटीन सिंथेसाइज करता है जो लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। तो ये ऑप्शन सही है। सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं कि एन ओपेरॉन एक्सप्रेस मल्टीपल प्रोटीन्स फ्रॉम ए सिंगल एमआरएनए, ये भी सही बात है। अगर हम लोग लैकोपेरॉन का फिर से ही एग्जांपल लेंगे तो लैकोपेरॉन में क्या होता है, एक पर्टिकुलर हम लोगों को पता है एक्स वाई जेड, ये जो तीन जीन है, इन तीन जीन एक पर्टिकुलर एमआरएनए से क्या क्या सिंथेसाइज करते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडीज और क्या, और ट्रांस एसिटाइलेज। तो पर्टिकुलर एमआरएनए से मल्टीपल प्रोटीन सिंथेसाइज होता है ना। और तो सेकंड भी सही है। तो थर्ड ऑप्शन पढ़ लेते हैं, एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट ऑफ एन ओपेरन हैज ओनली साइंड ऑर्गेनो सीक्वेंस अपस्ट्रीम ऑफ द फर्स्ट ओपन रीडिंग फ्रेम। नहीं, ये ऑप्शन गलत है। एक पर्टिकुलर एमआरएनए से मल्टीपल प्रोटीन तो सिंथेसाइज हो सकते हैं, बट हर प्रोटीन के लिए अलग अलग ओआरएफ होता है, ओआरएफ होता है, ठीक है। यहाँ पे ORF1 होगा, ओआरएफ, ओआरएफ मतलब ओपन रीडिंग फ्रेम,
जिस सीक्वेंस से प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। स्टार्ट होता है एक स्टार्ट कोडोन से, एयूजी, और स्टॉप होता है एक स्टॉप कोडोन से, ठीक है, एक स्टॉप कोडोन से। तो अगर इस पर्टिकुलर एमआरएनए से मल्टीपल प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है, तो इसका हर प्रोटीन के लिए अलग अलग ओआरएफ होगा, जिसका एक स्पेसिफिक स्टॉप कोडोन रहेगा और स्पेसिफिक स्टार्ट कोडोन रहेगा, और टर्मिनेट होगा स्पेसिफिक स्टॉप कोडोन से। तो ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये गलत हो रहा है ना। तो हम लोगों को इनकरेक्ट पूछा गया है ना। तो ये थर्ड ऑप्शन सही होगा। फिर भी हम लोग फोर्थ ऑप्शन को पढ़ लेते हैं कि ओपेरॉन एक्सप्रेशन इज ऑब्टेन ट्राइटरी रेगुलेटेड। ऑब्वियसली ओपेरॉन हमेशा रेगुलेट एक्सप्रेस नहीं होता है, ठीक है। ओपेरॉन का एक्सप्रेशन हमेशा रेगुलेटेड मैनर पे होता है। जैसे लैक ओपेरॉन, है ना। जैसे आपका लैक ओपेरॉन जो क्या करता है, लैक्टोज की प्रेजेंस में ही होता है। लैक्टोज की ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन जो क्या करता है, एब्सेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन में ये एक्टिवेट होता है। तो ये पर्टिकुलर रेगुलेटेड मैनर में ये काम करता है ओपेरॉन। तो यहाँ से पता चला है कि थर्ड ऑप्शन गलत है। आप लोगों के लिए एक इमेज लगाया, देखिए जैसे एक पर्टिकुलर बीटा ग्लैक्टोसाइडेज प्रोड्यूस हो रहा है, ये लैकोपेरॉन का एग्जांपल है। जहाँ पे क्या होता है बीटा सॉरी जहाँ पे क्या होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का प्रोडक्शन हो रहा है, पायरीमिडेज का प्रोडक्शन हो रहा है, ट्रांस एक्सिटाइलेज, बट सबका एक ही एमआरएनए से सिंथेसाइज हो रहा है, बट सबका एक पर्टिकुलर स्टार्ट कोडोन और स्टॉप कोडोन, पर्टिकुलर स्टार्ट कोडोन और स्टॉप कोडोन है, ठीक है। तो यह थर्ड ऑप्शन में क्या बोला गया था कि mRNA ट्रांसक्रिप्ट ऑफ एन ओपेरा हैज ओनली वन साइड ऑर्गेनो सीक्वेंस। नहीं, ये गलत है। ओपेरॉन में सब अलग अलग प्रोटीन के लिए अलग अलग साइड ऑर्गेनो सीक्वेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। ये आपका सेल साइकिल का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका सेल साइकिल का क्वेश्चन है। सेल साइकिल आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइए इस बार। ये हमेशा इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीएसआर के लिए। तो ये हम लोग पढ़ लेते हैं कि माइटोटिक साइक्लिन इंक्रीज ग्रेजुअली थ्रू G2 फेज। ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोगों को पता है फेज कैसा है, G1 एस, G2 और उसके बाद एम, तो माइटोटिक साइक्लिन कब ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, जब G2 से एम में एंटर करेगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, ग्रेजुअली थ्रू द G2 फेज ऑफ द सेल साइकिल, बट द एक्टिविटी ऑफ माइटोटिक सीडीके इंक्रीज सडनली एट द ऑनसेट ऑफ द एन फेज। बोला है साइक्लिन तो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, बट जो सीडीके का जो एक्टिविटी है ये सडनली इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? तो इसके अगेंस्ट कुछ कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। एक है आपका माइटिव सीडीके वन सब यूनिट इज सिंथेसाइज्ड इन एम फेज। नहीं, ये गलत है। देखिए यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आता है, एक साइक्लिन के साथ बाउंड रहता है सीडीके। देखिए सीडीके का लेवल सेल में हमेशा सेम रहता है, बट साइक्लिन का एक्सप्रेशन हमेशा ऐसे इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है, डिपेंड अपॉन द सेल साइकिल। बट सीडीके का एक्सप्रेशन हमेशा सेम रहता है। इस सीडीके हमेशा एक्सप्रेशन ऐसे सेम रहता है। ये अगर सीडीके मान के चले तो सीडीके, बट इसका एक्टिविटी एक्सप्रेशन तो सेम रहता है सेल में, बट इसका एक्टिविटी इंक्रीज डिक्रीज होता है अपॉन मतलब डिपेंडिंग अपॉन द सेल साइकिल, कौन सा सीडीके कब एक्टिवेट होगा। तो माइटो तो तो ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत है कि सीडीके वन सब यूनिट इज सिंथेसाइज्ड इन द पेज, ये गलत है। सेकंड क्या है, माइटोटिक साइक्लिन इज सीक्वेस्टर्ड इन द साइटोसोल। नहीं, ये भी गलत है। देखिए जब इस फेज आ जाता है तब ऑलरेडी सेल मेम्ब्रेन डिग्रेड हो जाता है। तो
कोई स्टोरी ही नहीं बनता कि माइटोटिक साइक्लिन कहाँ है ना? क्योंकि एस पे जाते जाते एस पे जी2 पे जाते जब एम पे जाएगा ऑलरेडी सेल मेम्ब्रेन, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता नहीं। थर्ड क्या है, एक्टिवेशन ऑफ सीडीके1 रिक्वायर्स पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, इसको होल्ड में रखते हैं। और क्या है, द इनिबिटर ऑफ सीडीके1 इज डिग्रेडेड इन एम पेज। अब देखिए, सीडीके1 का एज सच कोई इनिबिटर है नहीं। हम्म इनिबिटर डिग्रेड होगा तो एम पेज में डिग्रेड नहीं होगा, वो उसके पहले होना चाहिए था। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। ये क्या होता है, सीडीके का एक्टिविटी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन की वजह से इंक्रीज होता है। सीडीके1 का जो एक्टिविटी क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट को एक बार हम लोग और डिटेल्स में पढ़ लेते हैं कि हम लोग क्वेश्चन यहाँ से अगर बने तो हम लोग कर पाए, है ना? इसका कॉन्सेप्ट को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं कि सीडीके1 कैसे क्या काम करते हैं। देखिए, सीडीके1 है, ये साइक्लिन के साथ बाइंड है, ठीक है, साइक्लिन के साथ बाइंड है। बट ये तब तब तक एक्टिवेट नहीं रहता है जब तक इसके पास फॉस्फोराइलेशन होता है। इस फॉस्फोराइलेशन को कौन कराता है, UU1 काइनेज, UU1 काइनेज, ठीक है। ये आपका इनहिबिटरी फॉस्फोराइलेशन, इनहिबिटरी फॉस्फोराइलेशन। अब क्या होता है, फॉस्फेटेज, CDC25 फॉस्फेटेज, फॉस्फेटेज क्या करता है, ये इस फॉस्फोराइलेशन को रिमूव करता है, CDK1 का। तो अब फॉस्फोराइलेशन रहता नहीं है, तो ये तो एक्टिव फॉर्म है। तो पोस्ट ट्रांसलेशनल ये मॉडिफिकेशन है, इस मॉडिफिकेशन की वजह से इसका एक्टिविटी इंक्रीज होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, थर्ड नंबर ऑप्शन, थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। ये आप लोगों के लिए और डायग्राम है जहाँ पे कौन सा साइक्लिन कौन सा फेज में एक्टिवेट होता है, ये आप लोग बाद में देख सकते हैं। अब हम लोग और दो तीन क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, ये वाला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द एक्रोजोमल रिएक्शन। तो एक्रोजोमल रिएक्शन से इस बार बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एक्रोजोमल रिएक्शन से आपका मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, इस शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन पर लेते हैं कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्ड एन एक्रोजोमल रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इट इज ए रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन स्पर्म एंड एग। ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि रिपल्सिव इंटरेक्शन होता नहीं है स्पर्म और एग में, और एक्रोजोमल रिएक्शन में तो ये वाला कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इट इन्वॉल्व डाइजेशन ऑफ एक्रोजोम। नहीं, डाइजेशन ऑफ एक्रोजोम नहीं होता है। व्हेन इट encounters an egg, नहीं, डाइजेशन ऑफ एक्रोजोमल रिएक्शन इज when acrosomal vesicles is attached with egg and release the content of acrosome। तो डाइजेशन ऑफ एक्रोजोम तो नहीं होता है। तो यहाँ से सेकेंड ऑप्शन भी गलत होता है। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, इट लीड्स टू डाइजेशन ऑफ जेनापेलिसिडा, है ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि जब एक्रोजोमल रिएक्शन होता है वो क्या करता है, उसका जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो जेनापेलिसिडा को डाइजेस्ट करता है। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन सही होता है। फिर भी हम लोग फोर्थ ऑप्शन एक बार पढ़ लेते हैं कि इट इज ए फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नहीं, एक्रोजमल रिएक्शन में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, तो ये वाला कॉन्सेप्ट ऑप्शन भी गलत होता है। तो यहाँ से थर्ड नंबर ऑप्शन सही है। तो और एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बोला गया है कि among the organelle among the organelles listed below which does not obtain proteins by the vesicular transport।
बोला वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट से कौन सा प्रोटीन मतलब इस ऑर्गेनोली में ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। तो देखिए दो तरह का ट्रांसपोर्टेशन है, एक वेसिकुलर और एक डायरेक्ट ऑर्गेनेली में जाता है। तो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, प्रोटीन न्यूक्लियस से ईआर में जाता है, ईआर से गोल्गी में जाता है, गोल्गी से आपका इधर एंडोजोम में जाता है या लाइसोजोम में जाता है, ठीक है। और डायरेक्ट जो प्रोटीन साइटोसोल में बनता है वो कहाँ कहाँ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, क्लोरोप्लास्ट में जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, क्लोरोप्लास्ट में जाता है। तो यहाँ पे वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट का कोई स्टोरी या कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यहाँ पे यहाँ ऑप्शन क्या है, थर्ड माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ से ऑप्शन क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, तो वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट का यहाँ पे कोई स्टोरी नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टर रहता है, प्रोटीन ट्रांसपोर्टर, जो क्या करता है, नेसेंट जो प्रोटीन है उसको ट्रांसलोकेट करता है इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो और दो तीन क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन, ट्रिप्टोफैन ओपेरन से एक क्वेश्चन है। तो ओपेरन से क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, आप लोग ओपेरन कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रख के नेक्स्ट एग्जाम का तैयारी करिए, क्योंकि ओपेरन से क्वेश्चन आ रहा है। द ट्रिप्टोफैन ओपेरन कैन बी इंड्यूस्ड बाय द एडिशन ऑफ इंडोल प्रोपियोनिक एसिड IPA which binds to the tryptophan repressor but does not allow the change in the conformation. Upon the addition of the IPA, what will be the order of the translation of the encoded enzyme by the, देखिए ट्रांसलेशन होने के लिए एंजाइम का जो एमआरएनए वो तो बदल नहीं जाएगा, उसका तो ऑर्डर सेम ही रहेगा, ठीक है। इसलिए कोई आप लोग ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन का अगर कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो वहां पे देखेंगे कि ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन में जो है ऐसे है। अगर इसको एमआरएनए मान के चलिए, जस्ट मिनट, इसको ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन का एमआरएनए मान के चलिए, तो उसका है सबसे पहले डी सी ई CBA, मतलब पीछे से ABCD। तो जब ट्रांसलेशन होगा हमेशा इस डायरेक्शन में ट्रांसलेशन होगा। तो यह से ऑप्शन आपका बन जाता है यहाँ पे ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है। सिर्फ बोला है कि कोई एक पर्टिकुलर इंड्यूसर दे गया है जहाँ से ट्रिप्टोफैन रिप्रेसर का कोई मतलब कॉन्फर्मेशन चेंज नहीं हुआ, बट ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन इंड्यूस्ड हो गया। तो वहां से ट्रांसलेशन का एंजाइम का क्या क्या ऑर्डर रहेगा, ऑर्डर कोई मतलब चेंज नहीं होगा, ऑर्डर तो हमेशा सेम ही रहेगा, इंड्यूस्ड होगा तो, है ना। ऐसा नहीं है कि इंड्यूस्ड हो गया तो इधर से होगा, नहीं, हमेशा नॉर्मली जब इंड्यूस्ड होता तब भी इधर से ही होगा, और कोई एक पर्टिकुलर इंडोल प्रोपिनोइक एसिड से इंड्यूस्ड किया गया है तो तब भी इधर से ही होगा। तो ये नॉर्मल ट्रिकी क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, और एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आज हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो आप लोगों को बहुत बेनिफिशियल होगा। हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए, और अगर कुछ एक्स्ट्रा डिफरेंस का जरूरत होगा तो हमारा चैनल में आप कमेंट सेक्शन पे बता दीजिए। ये वाला कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ नहीं पाए तो और एक बार समझा दीजिए, तो हम लोग फिर से समझा देंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सीरीज का आज के लिए। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं, म्यूटेशन इन ए स्पेसिफिक मैमेलियन सिग्नलिंग पाथवे रिजल्ट इन early defects in observed establishment of the maintenance of the midline structures such as notochord and floor plate. Later defects induce the absence of the distal limb structure, okay, and ventral cell types within the neural T, spinal column and most ribs and cyclopia। मतलब midline का होता है। तो साइक्लोपिया से हम लोग को एक हिंट मिल जाता है, साइक्लोपिया किसके कौन सा सिग्नलिंग के वजह से होता है, आप लोग पढ़े होंगे तो इसको पता है। सोनिक हेजोक सिग्नलिंग के वजह से साइक्लोपिया होता है, इसका लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन के वजह से साइक्लोपिया होता है। तो यहाँ से सीधा सीधा आंसर बन जाते हैं सोनिक हेजोक। तो आप लोगों को ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बुक में आप लोगों को मिल जाएगा कि ये सब सिग्नलिंग के सोनिक हेजोक, विंडलेस नॉच है। तो वो वहां से आप लोग पढ़ लीजिए एक बार कि
सोनिक सिग्नलिंग का म्यूटेशन में क्या होता है, साइक्लोपिया। बाकी ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी है। तो साइक्लोपिया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ सोनिक, तो ये सब क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस किए। आप लोग अच्छे से इसको एक बार देख लीजिए, अगर अच्छा लगा तो फिर से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बाय बाय गाइज, आज के लिए इतना ही।